गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम पार्ट 5 जो है एमसीक्यू सीरीज़ का जो हमने स्टार्ट किया है कोऑपरेटिव पोर्शन को लेकर, जब जेकेपीएससी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम के लिए उसका पार्ट 5 जो है वो आज हम ला रहे हैं। और 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा थ्योरी लेक्चर जो है कंप्लीट कोऑपरेटिव पोर्शन के वो भी अवेलेबल हैं विद एमसीक्यूएस लेक्चर ऑन एवरी टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पहला क्वेश्चन है कि बर्ड इज़ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शॉर्ट नेम जो है वो बर्ड है। ठीक है, बर्ड की फुल फॉर्म क्या है, किस चीज़ के लिए एब्रीवेट करता है, ये आप लोग प्लीज़ सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन सवाल आपका ये है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नाबार्ड का। ठीक है, तो नाबार्ड जो है लगभग नाबार्ड जो है लगभग नहीं, नाबार्ड जो है उसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो उसे बर्ड कहते हैं। ठीक है, लगभग 1982 में जो है नाबार्ड बना था, प्लीज़ याद रखिएगा। 1981 का एक्ट है इसका। ठीक है, और शिववर्मन कमेटी की रिकमेंडेशन जो है उसके ऊपर जो है नाबार्ड बना था। ओके, 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा नाबार्ड के बारे में। उसके बाद दूसरा है कि लिनक इज़ अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ। ठीक है, अगेन लिनक की फुल फॉर्म क्या है, आप प्लीज़ सर्च करके कमेंट सेक्शन में हमें मुझे बताइएगा। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो बर्ड अगर नाबार्ड का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो ये लिनक जो है ये एनसीडीसी का जो है यानी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है हमारी, उसका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसको लिनक कहते हैं। और एनसीडीसी याद रखिएगा ये 1963 में बनी थी। 1962 का एक्ट जो है उसके तहत जो है ये बनी थी। और किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनता है एनसीडीसी। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं याद रखिएगा, दोनों के बारे में, नाबार्ड के बारे में भी और एनसीडीसी के बारे में भी। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है, ये मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन जो है पंजाब कोऑपरेटिव बैंक जो है, पंजाब में कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उसके एग्जामिनेशन हुए हैं। उसमें 2 क्वेश्चन जो कोऑपरेटिव के देखने को मिले मुझे कल, अभी रिसेंटली ही एग्ज़ाम हुआ, आई थिंक 1.5-2 महीने पहले जो है पंजाब कोऑपरेटिव बैंक जो है उसका एग्ज़ाम हुआ था। और उसमें 2 कोऑपरेटिव के जो क्वेश्चन आए हुए थे वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन जो था वो है कि एलिजिबिलिटी टू बिकम मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ इन टर्म ऑफ एज। ठीक है, तो एज के टर्म्स में अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कितनी आपकी एज होनी चाहिए। तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए कि आप जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल पढ़ा हुआ है। जब आप 18 साल के हो जाते हैं, 18 साल या 18 साल से ऊपर का जो कोई भी बंदा होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। 18 साल से कम का बंदा जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन जो देखने को मिला था इसके साथ, दूसरा क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन आए थे पूरे बैंक के एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ठीक है, इसके आप आगे 1912 भी लगाइएगा। तो 1912 का जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है उसके तहत कितने कम से कम बंदे होने चाहिए, कितने कम से कम बंदे चाहिए होते हैं किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए। तो बिल्कुल 10 लोग, हमने पढ़ा भी है कि कम से कम 10 लोग होने चाहिए, तभी आप जाकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के बारे में सोच सकते हैं और उसको रजिस्टर करवा सकते हैं रजिस्ट्रार के अंदर। ठीक है, 10 से कम होंगे तो नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन कोऑपरेटिव बैंक जो है पंजाब का उसमें आए हुए थे, तो ये हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपोर्ट का नाम है, एक रिपोर्ट है हमारे पास कोऑपरेटिव एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि एक ग्लोबल रिपोर्ट है। ग्लोबल रिपोर्ट है, उसका नाम है कोऑपरेटिव एंड एम्प्लॉयमेंट। इसको कौन पब्लिश करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है? पहला ऑप्शन आपका सिकोपा, दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल, आर्टिसनल एंड सर्विस प्रोवाइडर कोऑपरेटिव्स, तीसरा है आरबीआई एंड चौथा है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है सिकोपा के द्वारा जो है वो पब्लिश की जाती है। और सिकोपा का दूसरा नाम जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल, आर्टिसन एंड सर्विस प्रोवाइडर कोऑपरेटिव भी है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो सही आंसर इसका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन है और ग्लोबल इंस्टीट्यूट, इसको ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो है, जो मैंने आपको नाम बताए वो इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो याद रखिएगा कि अमंग हाउ मेनी अदर रीजन विच
many other reason, which one system of the payment was the main reason behind the resentment of workers, अल्टीमेटली लीडिंग टू द एमरजेंस ऑफ कोऑपरेटिव इन इंग्लैंड। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंग्लैंड में जो कोऑपरेटिव्स जो है उनका जो एमरजेंस हुआ उसके काफ़ी सारे कारण थे। उन कारणों में एक कारण था कि सिस्टम ऑफ पेमेंट, एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम ऑफ पेमेंट भी उसका कारण था। उस डिफ़ॉल्ट सिस्टम ऑफ पेमेंट जो था, जो कि वर्कर्स की रिसेंटमेंट का कारण बना और उसकी वजह से कोऑपरेटिव का जन्म हुआ। उस सिस्टम ऑफ पेमेंट का क्या नाम था जो कि इंग्लैंड में कि वर्कर्स के लिए होता था? ठीक है, क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करें तो इसका नाम था ट्रक सिस्टम ऑफ पेमेंट। ट्रक सिस्टम ऑफ पेमेंट था। जो भी वर्कर वहाँ काम करते थे उनको पेमेंट जो दी जाती थी वो ट्रक सिस्टम के तहत दी जाती थी, जो कि बहुत ही गलत थी। ठीक है, क्या है अब आगे हम डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिएगा ट्रक सिस्टम ऑफ पेमेंट जो था वो भी एक रीज़न था जिसकी वजह से वर्कर्स के अंदर रिसेंटमेंट आई इंग्लैंड में, और फिर उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि क्या सोल्यूशन, इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, एंड अल्टीमेटली जो है कोऑपरेटिव जो उनका जन्म हुआ। ट्रक सिस्टम की बात करें तो क्या है ट्रक सिस्टम? इज ए सिस्टम ऑफ पेमेंट। क्या होता था कि इसमें देखिए ट्रिक सिस्टम ऑफ पेमेंट है इन विच एम्प्लॉयज आर पेड इन कमोडिटीज और सम करेंसी सब्सटीट्यूट सच एज वाउचर और टोकन कॉइन कॉल्ड इन सम डायलेक्ट एज स्क्रिप्स और चिट रादर देन विद स्टैंडर्ड करेंसी। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने किसी से काम करवाया और मैंने उसको काम के बदले पैसे नहीं दिए। जो हमारी स्टैंडर्ड करेंसी थी इंग्लैंड की अगर बात करो तो स्टैंडर्ड करेंसी जो है उसमें यूरोज में उनको पेमेंट नहीं की, बल्कि उसकी जगह क्या दे दिया, उनको कोई कमोडिटी दे दी, यानी उनको कोई चावल दे दिए 10 किलो, या आटा दे दिया 10 किलो, कोई भी खाने की चीज़ जो है वो कमोडिटी दे दी, या फिर उनको हमने वाउचर्स दे दिए या स्क्रिप्स भी जिनको कहा जाता है। स्क्रिप्स और वाउचर्स क्या होते हैं कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी से कुछ खरीदा है और वो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देना चाहते हैं, तो वो आपको कैश नहीं देंगे, वो आपको कुछ स्क्रिप्स दे देंगे या वाउचर दे देंगे। उसका इस्तेमाल आप सिर्फ उसी कंपनी से चीज़ खरीदने में कर सकते हो, किसी भी दूसरे स्टोर पर उन वाउचर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते कुछ भी खरीदने के लिए आप लोग। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको मौजूदा टाइम में अगर स्क्रिप्ट्स की दूँ तो आप अमेज़ोन से कोई भी शॉपिंग करते हो, अगर वो आपको कुछ वाउचर कार्ड्स देते हैं बदले में, कुछ भी आपको बोनस में वाउचर कार्ड मिलते हैं, तो उन वाउचर कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ आप अमेज़ोन से ही शॉपिंग करने में इस्तेमाल कर सकते हो। उसको आप फ्लिपकार्ट या दूसरी जगह या बाज़ार से कोई सामान लाने में नहीं कर सकते। तो सिर्फ वाउचर्स मिलते थे काम करने के मुकाबले, और सिर्फ वो वाउचर उसी कंपनी में ही यूज़ किए जाते थे जिस कंपनी को वो जो कंपनी उसको इशू करती थी। तो लोगों को अगर बाहर से सामान खरीदना होता था तो वो वाउचर किसी काम के नहीं थे, और वो कंपनी जो कि वो वाउचर इशू करती थी वहीं से उसको सामान लेना पड़ता था, और इसलिए उन लोगों की मोनोपोली रहती थी, वो जिस भी प्राइस में चाहते थे वो सामान देते थे। बाहर कहीं सस्ता मिल भी रहा है तो वहाँ पर वो वाउचर यूज़ ही नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली लेना तो कंपनी से ही सामान है, तो कंपनी जितना भी प्राइस चाहती थी वो हाई रख सकती थी, क्योंकि उनको पता था कि वाउचर्स यहीं पर लगेंगे और यहीं से ही इन्होंने लेना है। तो ये सिस्टम जो था पेमेंट का काफ़ी डिफ़ॉल्टी सिस्टम था, जिसकी वजह से वर्कर्स जो हैं उनमें हम कह सकते हैं कि तरह रोष आया है, और उन्होंने सॉल्यूशन जब ढूंढने की सोचा तो फिर कोऑपरेटिव्स बनाई उन्होंने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक फ्रेज का यहाँ पर बताया गया है, जिक्र है, नॉलेज एंड यूनियन आर पावर, पावर इज डायरेक्टेड बाय नॉलेज एंड नॉलेज इज हैप्पीनेस। सॉरी, पूरा फ्रेज ये है, knowledge and union are power, power directed by knowledge is happiness, and happiness is the end of creation. It is a famous phrase repeatedly used in the heading of which newspaper of विलियम किंग। ठीक है, तो विलियम किंग जो कि आपको पता है इंग्लैंड के बहुत बड़ा नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, अगर फाउंडेशन की अगर बात करें तो विलियम किंग का बहुत बड़ा नाम है रॉबर्ट ओवन के साथ। इनका एक न्यूज़पेपर था, और न्यूज़पेपर की जो हेडिंग रहती थी रोज़, उस न्यूज़पेपर की हेडिंग में ये फ्रेज़ जो है वो काफ़ी यूज़ होता था, नॉलेज एंड यूनियन आर पावर, पावर डायरेक्टेड बाय नॉलेज इज़ हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस इज़ द एंड ऑफ क्रिएशन। तो विलियम किंग के किस न्यूज़पेपर की हेडिंग में ये लाइन जो है वो एटलीस्ट सॉरी ऑलमोस्ट रोज़ ही देखने को मिलती थी? ठीक है, तो विलियम किंग का जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था द कोऑपरेटर। ठीक है, एक मैंने आपको न्यूज़पेपर द कोऑपरेटर पढ़ाया था,
जो कि एनसीयूआई पब्लिश करती है, ठीक है। इंडिया में जो है एनसीयूआई एक मंथली पब्लिकेशन करती है, उसका नाम कोऑपरेटर है। मौजूदा टाइम में भी वो चल रही है, हर मंथ निकलती है, लेकिन वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से है। ये जो कोऑपरेटिव की बात हो रही है, ये विलियम किंग जो थे इंग्लैंड के, इंग्लैंड की पब्लिकेशन थी। हालांकि ये 2-2.5 साल ही न्यूज़पेपर जो है ये पब्लिकेशन में रहा, उसके बाद ये न्यूज़पेपर ख़त्म हो गया और अभी इंग्लैंड में अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़पेपर नहीं निकलता है। लेकिन जब विलियम किंग थे, जब उन्होंने स्टार्ट किया, 2-2.5 साल तक ये न्यूज़पेपर चलता रहा और उसकी जो भी हेडिंग रहती थी, रोज़ ही उसकी हेडिंग में ये फ्रेज़ जो है वो ज़रूर यूज़ होता था। तो याद रखिएगा, द कोऑपरेटर एनसीयूआई का इंडिया में न्यूज़पेपर है मंथली, और विलियम किंग जो थे इंग्लैंड के, वो भी उनका न्यूज़पेपर जो था उसका नाम भी द कोऑपरेटर था। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एक पर्सनैलिटी की बात हो रही है, एच सी सोने। एच सी सोने जो थे, ये किस कंट्री में कोऑपरेटिव मूवमेंट को इस्टेब्लिश करने में पायनर माने जाते हैं, ठीक है। तो एच सी सोने जो हैं ये डेनमार्क से रिलेटेड है, ठीक है। जर्मनी से अगर आप बात करोगे तो स्कल्स एंड रफाइसन जो हैं एसोसिएटेड हैं। इंग्लैंड से जो हैं फेमस नाम जो हैं वो, जैसे मैंने बताया आपको, रॉबर्ट ओवन और दूसरा विलियम किंग जो हैं, ये काफ़ी फेमस हैं। तो डेनमार्क से रिलेटेड हैं वो हैं एच सी सोने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द प्रोविजन पर्सन, ठीक है। कौन सा इंसान है जिसको प्रोविजन पर्सन के नाम से भी जाना जाता था? किस लिए जाना जाता था? कि उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, थ्रिस्टेड वर्कर सोसाइटी, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। उसमें जो कानून उन्होंने बनाए थे, जो प्रोविजंस बना रखे थे, वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी जो थी एक बड़ी सक्सेस मानी जाती है। उसकी वजह से इनको टाइटल दे दिया गया था प्रोविजन पर्सन, ठीक है। तो किसको प्रोविजन पर्सन के नाम से जाना जाता था? तो बिल्कुल जिसकी अभी बात की है, एच सी सोने, जो कि डेनमार्क से रिलेटेड हैं, इनको ही प्रोविजन पर्सन कहा जाता था। और इनकी सोसाइटी का नाम याद रखिएगा, दिस थ्रिस्टेड वर्कर सोसाइटी। ओके, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आज का वो है, गुंग हो, ठीक है। गुंग हो जो है, गुंग हो का मतलब रहता है वर्किंग टुगेदर, याद रखिएगा। गुंग हो जो है एक लोकल नेम दिया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, कौन सी कंट्री में, ठीक है। कौन सी कंट्री है जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को गुंग हो के नाम से जाना जाता है, और गुंग हो का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर। तो बिल्कुल जानकर आपको थोड़ी हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन चाइना, ठीक है, चाइना में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है उनको गुंग हो के नाम से जाना जाता है। गुंग हो के नाम से वो फेमस हैं, और गुंग हो का मतलब है वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी पार्ट 6 में देखेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, मिलेंगे तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो वहीं पे देखिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहेगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए।